हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग इकोनॉमिक्स का चौथा चैप्टर जिसका नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, इसी का बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। हमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान सा ये चैप्टर है प्यारे बच्चों। आज हम लोग पार्ट 3 का क्लास करने वाले हैं। इससे पहले जो पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा या फिर सर्च कर लीजिएगा क्लास 12 इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 बाय गुलाब सर, या फिर उम्मीद क्लासेस आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। क्या क्या हम लोगों को पढ़ना अभी बाकी है प्यारे बच्चों? तो इस चैप्टर में अगर बात करें हम लोग, तो बाजार क्या होता है और बाजार के प्रकार के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद संप्राप्ति क्या होता है, संप्राप्ति के प्रकार, कुल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति, इस सबको पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों पूर्ति यानी कि सप्लाई क्या होता है, सप्लाई का नियम क्या होता है, पूर्ति का नियम, और साथ साथ में पढ़ेंगे पूर्ति की कीमत लोच। ये दो टॉपिक हम लोग आज कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। एक फर्म का पूर्ति वक्र, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्टॉक क्या होता है इसमें, और सबसे पहले समझेंगे फिर पूर्ति, फिर समझेंगे पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक और पूर्ति का नियम। तो सबसे पहले समझना प्यारे बच्चों, स्टॉक क्या होता है। मान लीजिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये है आपके गुलाब सर, ठीक है ना, ये आपके गुलाब सर मान लीजिए बन गए क्या, एक फर्म बन गए, बेचने वाला एक व्यापारी बन गया, सामान मार्केट में बेचने वाला। ठीक है, मान लीजिए आपके गुलाब सर ने मार्केट में बेचने के लिए क्या लेकर के आया, ये आपका रिमोट लेकर के आया। ठीक है, ये आपका हमने लेकर के गए मार्केट में बेचने के लिए। हमने देखा, हमने मार्केट में टोटल कितना रिमोट लेकर के गया, तो हमने 100 मान लीजिए 100 हमने लेकर के गया। लेकिन देखा कि भाई मार्केट में थोड़ा सा कीमत कम है, तो हमने सोचा कि 100 आज नहीं बेचेंगे, हम अगला मार्केट में बेचेंगे ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। तो हमने सोचा कि 100 में से हमको कितना बेचना है, आज हमको 40 बेचना है। कितना बेचना है? 40। तो प्यारे बच्चों, ये जो 100 आपके पास टोटल है बेचने के लिए, ये आपका कहलाएगा स्टॉक, है ना, ये आपका कहलाएगा स्टॉक। लेकिन आप मार्केट में बेचने के लिए कितना तैयार हैं? मात्र 40 ही बेचना चाहते हैं। तो ये आपका जो 40 बेचना चाहते हैं, ये आपका कहलाएगा सप्लाई। उस दिन का क्या कहलाएगा? सप्लाई कहलाएगा। यानी कि मार्केट में बिकने के लिए कितना सामान है, ये कहलाएगा सप्लाई यानी पूर्ति। और टोटल आपके पास है कितना वास्तव में, तो वो कहलाएगा स्टॉक। तो स्टॉक क्या है प्यारे बच्चों? स्टॉक वस्तु की वह मात्रा जो किसी समय विशेष पर बाजार में विक्रेताओं के पास मौजूद है। तो उसके पास कितना मौजूद है? 100। तो ये 100 कहलाएगा स्टॉक। और पूर्ति क्या होता है? तो पूर्ति स्टॉक का हिस्सा होता है, उसी 100 का हिस्सा होता है जो कि वास्तव में बाजार में बिक्री करने के लिए लाया जाता है, बेचने के लिए लाया जाता है। तो वास्तव में बेचना कितना चाहता है? 40। तो ये 40 कहलाएगा सप्लाई। है कितना उसके पास मौजूद? 100। ये कहलाएगा स्टॉक। समझ में आई बात? यस सर जी। अब समझना, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वस्तु की वह मात्रा, सप्लाई यानी पूर्ति किसको बोलते हैं? वस्तु की वह मात्रा जो बाजार में किसी निश्चित समय पर अलग अलग कीमतों पर बेचने के लिए प्रस्तुत की जाती है। कि भाई हम, कोई व्यक्ति आया है 10 किलो आम लेकर के बेचने के लिए, तो वो 10 किलो आम क्या है? उसका सप्लाई है, पूर्ति है। कोई व्यापारी आया है 100 को टी शर्ट बेचने, वो 100 क्या है उसका? वो आपका पूर्ति है। लेकिन प्यारे बच्चों, उस व्यक्ति के पास 500 टी शर्ट रहा होगा, 400 टी शर्ट घर में रख करके आया कि भाई आज के मार्केट में हमको 100 ही बेचना है। तो टोटल उसके पास 400 जो टी शर्ट था, वो टोटल आपका स्टॉक कहलाएगा। लेकिन मार्केट में कितना लाया? 100 बेचने के लिए, तो ये कहलाएगा आपका पूर्ति यानी सप्लाई। यदि बाजार में वस्तु की कीमत कम है प्यारे बच्चों, अगर वस्तु की कीमत कम है, मान लीजिए हम रिमोट बेचने के लिए लेके गए, पता चला कि रिमोट का हमको बेचने का मन था 50 रुपया पर पीस, एक पीस का कीमत 50 रुपया, लेकिन हमको मार्केट में उतना नहीं मिल रहा है मूल्य, कीमत हमको डाउन करना पड़ रहा है, कीमत कम है बाजार में। तो जब कम कीमत होगा प्यारे बच्चों, तो हम वस्तु बेचेंगे? जल्दी नहीं बेचेंगे, क्योंकि इससे हमको हानि हो जाएगा। तो जब वस्तु की कीमत कम होती है तो सप्लाई कम हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जब हमारा वस्तु की कीमत कम होगा तो प्यारे बच्चों, तो वस्तु विक्रेता यानी जो बेचने वाला व्यक्ति है, वो वस्तु का क्या करेगा? अधिक स्टॉक रख देगा, यानी कि घर में छोड़ देगा ज्यादा से ज्यादा वस्तु, और मार्केट में कम ले जाएगा बेचने के लिए। क्यों? क्योंकि वस्तु की कीमत कम है तो मुनाफा नहीं होगा, हानि हो जाएगा फिर ना। तो इसलिए वो कम मात्रा में बेचने के लिए बाजार में ले जाएगा सामान। ठीक। और अगर वस्तु का कीमत है ना, वस्तु का कीमत अगर ज्यादा है तो फिर क्या होगा? अगर वस्तु की कीमत ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा करेंगे, है ना। अर्थात यानी वस्तु की कीमत कम होने पर विक्रेता अपने पास उपलब्ध स्टॉक से कम मात्रा में सप्लाई करेंगे। यानी कि ज्यादा वस्तु अपने पास स्टॉक करके रख देगा कि भाई जब कीमत बढ़ेगा तब बेचेंगे, और कम मात्रा में वो बेचेगा। ठीक। एग्जाम्पल के रूप में यहां पर हम समझा रहे हैं प्यारे बच्चों, उदाहरण के लिए समझना एक बात कि उदाहरण के लिए हम यहां पर दे रहे हैं कि अगर जनवरी 2024 में गेहूं का बाजार मंडी में स्टॉक 1500 क्विंटल है, यानी 1500 क्विंटल क्या है? स्टॉक है गेहूं के बाजार में। ठीक। और बाजार का कीमत कितना है? 1000 रुपया
प्रति क्विंटल। एक क्विंटल गेहूं का दाम है 1,000 रुपया। इस कीमत पर यदि विक्रेता एक दिन में 100 क्विंटल बेचने के लिए तैयार है तब गेहूं की पूर्ति कितना होगा? 100 क्विंटल। समझ में आई बात? यानी कह रहा है कि मार्केट में टोटल कितना गेहूं है प्यारे बच्चों? 15 क्विंटल। कितना क्विंटल है? ये 1500 क्विंटल है ना, 1500 क्विंटल टोटल आपका गेहूं है। लेकिन प्यारे बच्चों मार्केट में पता चला कि भाव कितना है गेहूं का? 1,000 रुपया एक क्विंटल का दाम है। तो जो बेचने वाला व्यापारी है उसको अच्छा नहीं लगा होगा कि भाई कीमत कम है, ज्यादा कीमत पर बेचेंगे, तो वो केवल और केवल 1500 में से 100 क्विंटल बेचने के लिए तैयार है। कितना क्विंटल? 100 क्विंटल। तो ये 100 क्विंटल जो बेचने के लिए तैयार है ये कहलाएगा आपका सप्लाई। क्या कहलाएगा? सप्लाई। और उसके पास है कितना टोटल मार्केट में? उसके पास स्टॉक, ये आपका 1500, ये क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये स्टॉक। समझ में आई बात? स्टॉक का मतलब कि टोटल कितना है और सप्लाई का मतलब कितना बेचना चाहते हैं। ठीक? यस सर जी। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। अब कुछ ऐसी वस्तुएं होती है प्यारे बच्चों जो खराब हो जाता है तो उसको स्टॉक करके नहीं रख सकते आप। जैसे प्यारे बच्चों एग्जांपल के रूप में आप मान लीजिए कोई व्यक्ति है टमाटर बेचने का काम कर रहा है, तो बताइए टमाटर की कीमत ज्यादा हो या टमाटर की कीमत कम हो उसको बेचना ही पड़ेगा। नहीं बेचने से टमाटर क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा, है ना। टमाटर लाल होकर के मुंह फुला करके पानी पानी हो जाएगा, है कि नहीं? तो जो खराब होने वाली वस्तुएं होती है, जो जल्दी से नष्ट हो जाने वाली वस्तुएं होती है, जैसे दूध हो गया, जैसे टमाटर हो गया, हरी सब्जियां हो गए, फ्रूट हो गए, केला हो गया, ये सब जल्दी नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा? चाहे कीमत थोड़ा ज्यादा मिले या फिर कम मिले, फिर भी आपको वस्तु बेचना है, क्योंकि वस्तु ने तो फिर इससे खराब हो जाएगा, है ना। तो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु जैसे दूध, मांस, मछली, हरी सब्जी, फल आदि, इसका जितना स्टॉक होता है वही उसका पूर्ति सप्लाई कहलाता है। कि जितना उसके पास स्टॉक है सारा का सारा बेचना चाहता है वो, क्योंकि रखेगा तो फिर खराब हो जाएगा, है ना। तो स्टॉक और पूर्ति में कोई अंतर नहीं होता इन वस्तुओं में। ठीक? अंतर नहीं होता क्योंकि उत्पादक को पूरा स्टॉक प्रचलित कीमत पर ही बेचने के लिए तैयार होना पड़ता है, क्योंकि ये जल्दी नष्ट हो जाता है, जल्दी से खराब हो जाता है, सड़ जाता है। ठीक है? आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों आपका वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हैं, सप्लाई को प्रभावित करते हैं? तो चलिए एक एक करके सारा बात करते हैं हम लोग। पहला आपका प्यारे बच्चों है तत्व आपका वस्तु की कीमत। सबसे पहला चीज प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। मान लीजिए प्यारे बच्चों कोई व्यापारी है, हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझाते हैं। ये आपका एक व्यापारी है, ठीक है, ये व्यापारी है और ये व्यापारी मान लीजिए क्या है? कपड़ा का व्यापारी है, टी शर्ट बेचना चाहता है मार्केट में। क्या बेचना चाहता है? टी शर्ट। प्यारे बच्चों मान लीजिए इसको कितना खर्च करना पड़ा है एक टी शर्ट बनाने में? मान लीजिए 450 रुपया लगा। कितना रुपया लगा? 450। और ये सोचा कि हम मार्केट में ले आकर के 500 रुपया में बेचेंगे। ठीक, 500 रुपया में बेचेंगे। अब ध्यान दीजिए वो जैसे ही मार्केट में लाया तो हो सकता है कि इसको मिल रहा है कितना? 550 रुपया में आराम से वस्तु बिक जा रहा है। या फिर कभी ऐसा हो रहा है प्यारे बच्चों कि 460 में बेचना पड़ रहा है। अब ध्यान दीजिए दोनों में से किस कीमत पर वो वस्तु को बेचेगा? 400 ये 550 में बेचेगा या 460 में? तो प्यारे बच्चों 550 में इसको लाभ ज्यादा हो रहा है, कीमत ज्यादा मिल रहा है। तो जब कीमत ज्यादा मिलेगा तो लाभ ज्यादा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर जी। तो जब लाभ ज्यादा मिलेगा तो वो ज्यादा वस्तु बेचेगा, तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। याद रखिएगा। तो जब वस्तु की कीमत ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा। प्यारे बच्चों वस्तु की कीमत जब कम होगा 460 रुपया, तो मात्र उसको कितना लाभ हो रहा है? 450 उसको बनाने में खर्च पड़ा है, मात्र 10 रुपया उसको आ रहा है लाभ। तो 10 रुपया प्यारे बच्चों इसको लाभ हो रहा है, बहुत कम लाभ हो रहा है। तो जब वस्तु की कीमत कम तो वस्तु का सप्लाई भी कम। यानी कि प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि वस्तु की कीमत जब कम होती है तो वस्तु का सप्लाई भी घट जाता है। कीमत कम होने पर सप्लाई भी घट जाता है, याद रखिएगा। तो किसी वस्तु की पूर्ति तथा कीमत में सीधा संबंध होता है कि सप्लाई कीमत कम तो सप्लाई कम, है ना। उसके बाद कीमत ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, याद रखिएगा, है ना। तो डायरेक्ट संबंध, सीधा सीधा संबंध कि कीमत बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है, कीमत घटने से सप्लाई घटता है। डायरेक्ट संबंध पाया जाता है, उल्टा संबंध नहीं होता है। मांग का नियम में उल्टा संबंध होता है कि वस्तु की कीमत ज्यादा तो मांग कम, वस्तु की कीमत कम तो मांग ज्यादा, ये उल्टा संबंध। लेकिन पूर्ति का जो नियम होता है ये सीधा संबंध होता है वस्तु की कीमत और वस्तु की सप्लाई के बीच। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि वस्तु की कीमत अगर ज्यादा है तो मुनाफा ज्यादा मिलेगा, तो वस्तु में मार्केट में वस्तु ज्यादा बिकने आएगा। अगर वस्तु की कीमत कम है तो मुनाफा कम होगा, तो मार्केट में कम वस्तु बिकने आएगा। ठीक है? यस सर जी। तो सीधा संबंध होता है, कीमत बढ़ने से वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत कम होने से वस्तु की पूर्ति घट जाती है। दूसरा संबंध क्या है प्यारे बच्चों? संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु की कीमत का मतलब क्या है? एक वस्तु दूसरी वस्तु से संबंधित है। मान लीजिए प्यारे बच्चों मार्केट में आपका गेहूं और चावल है बिकने के लिए। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, मान लीजिए प्यारे बच्चों चावल की कीमत मार्केट में ज्यादा है और गेहूं की कीमत मार्केट में कम है।
तो जो बेचने वाला व्यापारी है प्यारे बच्चों, कौन सी वस्तु को बेचना पसंद करेगा? जिसकी कीमत ज्यादा है, जिससे मुनाफा ज्यादा आ रहा है, वही वस्तु बेचेगा ना। तो यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, चावल का सप्लाई बढ़ जाएगा, है ना। चावल बेचने वाले बहुत सारे व्यापारी आ जाएंगे और गेहूं बेचने वाला कम व्यापारी, तो गेहूं का सप्लाई घट जाएगा और चावल का सप्लाई बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस वस्तु की कीमत ज्यादा, उससे मुनाफा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो किसी वस्तु विशेष की पूर्ति अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत से अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली तरीके से संबंधित होते हैं, जैसे कि चावल की कीमत में वृद्धि होने से गेहूं का सप्लाई घट जाता है। आगे है आपका उत्पादन साधनों की कीमत। प्यारे बच्चों, वस्तु को बनाने में क्या लगता है? उत्पादन के साधन लगते हैं कि नहीं लगते हैं? मान लीजिए प्यारे बच्चों, आप कपड़ा बना रहे हैं, टी शर्ट, है ना, टी शर्ट का फैक्ट्री, टी शर्ट बना रहे हैं कपड़ा, तो सूती वस्त्र उद्योग है, मान लीजिए, क्या है? पूंजी लग रहा है, जमीन का किराया, है ना, मजदूर को मजदूरी देना पड़ रहा है, उसके बाद श्रम पूंजी के बदले में ब्याज देना पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी के, है ना, मशीन खरीदना पड़ रहा है, ये सारा चीज। अगर प्यारे बच्चों उत्पादन के साधन सस्ता होगा तो उत्पादन बनाने में खर्च भी कम आएगा। अगर उत्पादन के साधन महंगा है तो खर्च भी महंगा आएगा। और जब वस्तु हमारा प्यारे बच्चों, मान लीजिए टी शर्ट बनाने में हमारा बहुत कम खर्चा आया, खर्चा क्या आया? कम। तो खर्चा कम आया तो मार्केट में वस्तु सस्ता बिकेगा, और वस्तु जब सस्ता बिकेगा प्यारे बच्चों, वस्तु जब मार्केट में सस्ता बिकेगा तो वस्तु का डिमांड ज्यादा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सस्ता, कम कीमत पर आप वस्तु ले जा रहे हो मार्केट में और बाकी लोग बड़े ज्यादा कीमत पर बेच रहे हैं, तो आपका वस्तु जल्दी बिकेगा, ज्यादा मात्रा में बिकेगा, आपको मुनाफा ज्यादा होगा। अर्थात उत्पादन के साधन की कीमत निर्भर करता है सप्लाई। अगर उत्पादन के साधनों की कीमत यानी मशीन का, पूंजी का ब्याज, मजदूरों का मजदूरी, है ना, जमीन का किराया, अगर ये सब कम है तो आपका सप्लाई ज्यादा होगा, अगर ये सब ज्यादा है तो सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक, तो उत्पत्ति के साधनों की कीमत बढ़ने पर उत्पादन का लागत, उत्पादन पर किया गया खर्च, वो बढ़ जाता है, और जब वो बढ़ जाएगा तो वस्तु महंगा हो जाएगा, तो कोई खरीदेगा नहीं, जिसके कारण उत्पादकों को लाभ घट जाता है, अर्थात वो उत्पादन कम हो जाता है, सप्लाई कम हो जाता है। तकनीकी स्तर में सुधार। प्यारे बच्चों, मान लीजिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से उत्पादन कर रहे हैं, नया नया मॉडर्न किस्म का टेक्नोलॉजी प्रयोग करके उत्पादन करेंगे तो उत्पादन बड़े स्तर पर होगा और सस्ता होगा, तो सस्ता होगा तो सप्लाई ज्यादा, है ना। तो तकनीकी स्तर में सुधार होने से उत्पादन लागत में कमी आती है, वस्तु सस्ता में बन जाता है और कम में बिकेगा, बन जाएगा, वस्तु हमारा सस्ता मार्केट में बिकेगा तो जल्दी से सब कोई खरीदेगा, ज्यादा सप्लाई हो जाएगा। फर्मों की संख्या, है ना, बेचने वाले लोगों की संख्या। अगर प्यारे बच्चों मार्केट में एक व्यक्ति, एक व्यापारी है तो सप्लाई कम होगा। अगर मान लीजिए मार्केट में प्यारे बच्चों 10 व्यक्ति आया बेचने के लिए, है ना, ये भी कपड़ा बेच रहा है, ये भी कपड़ा बेच रहा है, ये भी कपड़ा बेच रहा है, तो सप्लाई कपड़ा का ज्यादा होगा कि कम होगा? तो व्यापारी ज्यादा, सप्लाई ज्यादा, व्यापारी कम, सप्लाई कम। आ रही हो समझ में? यस सर। तो फर्मों की संख्या अधिक होने से पूर्ति यानी सप्लाई ज्यादा होता है, और फर्मों की संख्या कम होने से सप्लाई कम होता है। इसके विपरीत, इसके उलट, अगर फर्मों की संख्या कम है तो सप्लाई यानी पूर्ति क्या होगा? कम होगा। सप्लाई यानी पूर्ति, मार्केट में जितना मात्रा में वस्तु बिकने के लिए जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं सरकार की नीति। प्यारे बच्चों, सरकार की नीति भी प्रभावित करती है वस्तु की पूर्ति को, वस्तु की सप्लाई को, है ना। कैसे? कि मान लीजिए प्यारे बच्चों, सरकार, मान लीजिए ये प्यारे बच्चों टी शर्ट बन गया, है ना, टी शर्ट ये हमारा बन गया, ठीक है। अब टी शर्ट बनाने में कितना रुपया खर्च आया? 450। अब सरकार कह रहा है कि 450 में टी शर्ट बनाना, एक काम करो, इसमें हमारा जोड़ दो, है ना, 200 रुपया इसमें हमारा टैक्स जोड़ दो, लो भाई। अब देखो 450 का टी शर्ट कितना हो गया? 650 हो गया, है ना। 650 700 रुपया में टी शर्ट जल्दी कोई खरीदेगा नहीं, तो वस्तु महंगा हो जा रहा है। तो सरकार अगर टैक्स ज्यादा लगाएगा तो वस्तु महंगा हो जाएगा, और जब वस्तु महंगा हो जाएगा तो मार्केट में बिकेगा नहीं, तो इससे लाभ नहीं होगा, तो सप्लाई गिर जाएगा। और अगर वो सरकार अगर टैक्स कम लगाती है तो वस्तु सस्ता होगा, और सस्ता होगा तो सब कोई खरीदेगा तो हमारा आसानी से सप्लाई बढ़ जाएगा। तो सरकार की कर यानी टैक्स और अनुदान यानी सब्सिडी संबंधी नीतियों का वस्तु की बाजार पूर्ति पर प्रभाव डालता है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स में वृद्धि होने से इसके फलस्वरूप पूर्ति कम हो जाती है, अगर टैक्स अगर ज्यादा होगा तो सप्लाई क्या होगा? कम होगा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों पूर्ति का नियम। कौन सा नियम? पूर्ति का नियम यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई। पूर्ति का नियम क्या है प्यारे बच्चों? हमने कहा कि जो पूर्ति है ये कीमत पर निर्भर करती है, ये संबंधित वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है, उत्पादन के साधनों की कीमत पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है सरकार के द्वारा, सरकार की नीति पर, इन सभी चीजों पर पूर्ति निर्भर करती है। तो हमने क्या कहा कि इन सब चीज को छोड़ दीजिए और केवल कीमत को ले लीजिए। किसको? केवल और केवल कीमत को ले लीजिए। तो जब आपका कीमत बढ़ता है, जब कीमत बढ़ता है तो पूर्ति क्या होता है? सप्लाई क्या होता है? जब कीमत बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, और जब प्यारे बच्चों कीमत घटता है तो सप्लाई यानी पूर्ति भी घटता है। पूर्ति भी क्या होता है? घटता है। तो यही आपका कहलाता है प्यारे बच्चों पूर्ति का नियम। क्या कहलाता है ये? पूर्ति का नियम यानी कि सप्लाई का नियम कहलाता है कि जब हमारा कीमत ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, जब हमारा कीमत कम तो सप्लाई भी कम। इसी को बोलते हैं पूर्ति का नियम।
तो अन्य बातों को समान रहने पर जितनी कीमत अधिक होती है उतनी ही पूर्ति अधिक होती है, या जितनी कीमत कम होती है उतनी ही पूर्ति कम होती है। इसे ही कहते हैं पूर्ति का नियम। अर्थात पी यानी कीमत क्या होता है, वस्तु की सप्लाई यानी पूर्ति का डायरेक्टली क्या होता है, संबंध होता है, प्रोपोर्शनल होता है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी वस्तु की कीमत ये डायरेक्ट संबंध होता है वस्तु की सप्लाई से। वस्तु की कीमत क्या होती है, डायरेक्ट संबंधित होता है वस्तु की पूर्ति की मात्रा से। समझ में आई बात? यस सर जी। अब बात करते हैं पूर्ति का वक्र, पूर्ति वक्र के बारे में, यानी कि पूर्ति वक्र का ग्राफ कैसा होता है। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई वस्तु की कीमत ये हो गया और ये हो गया वस्तु की सप्लाई, यानी वस्तु की सप्लाई यानी Q, मात्रा Q, है ना। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए कीमत आपका 10 रुपया है, मान लीजिए कीमत आपका 5 रुपया है, कीमत आपका 15 रुपया है। ध्यान दीजिए, तो प्यारे बच्चों अगर कीमत कम है तो सप्लाई क्या होगा, कम होगा। ये हो गया सप्लाई, है ना, कीमत कम है तो सप्लाई कम। अगर कीमत 10 रुपया हो गया 5 से बढ़ करके तो सप्लाई फिर ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर कीमत 10 से और बढ़ गया तो 15 हो गया तो सप्लाई और बढ़ जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों इसका संबंध कैसा होता है, ऐसा होता है ग्राफ हमारा, है ना, मूल बिंदु से निकल करके ऐसे जाएगा ग्राफ, ये आपका इस तरह से होता है। तो ये हो गया आपका बायां वाला भाग, है ना, बायां भाग, और ये हो गया आपका दायां भाग। तो बाएं से दाएं ऊपर की ओर ग्राफ कैसा होता है, पूर्ति वक्र का ग्राफ बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है, याद रखेगा। तो अगर यहां पर आपको हम बात करें पूर्ति वक्र से जो क्वेश्चन आपको आता है वो सारे क्वेश्चन मैं यहां आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों, ताकि आपका एग्जाम में सारा क्वेश्चन बन जाए। तो अगर आपको नॉर्मली रूप से पूर्ति वक्र का ग्राफ बनाना है तो कैसा होगा पूर्ति वक्र का ग्राफ, इधर होगा आपका कीमत, इधर होगा आपका वाई एक्सिस, इधर होगा आपका एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा मूल बिंदु, ये हो जाएगा वस्तु की सप्लाई Q, और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, हमने क्या कहा कि 5 रुपया मान लीजिए कीमत है, तो 5 रुपया में आपका सप्लाई इतना बराबर होगा। और मान लीजिए कीमत आपका 10 रुपया है तो सप्लाई आपका ज्यादा होगा, कीमत और ज्यादा है तो सप्लाई और ज्यादा होगा, क्योंकि आपका डायरेक्ट संबंध होता है। तो इस तरह से आपने बना दिया ये ग्राफ। तो यही ग्राफ आपका कहलाएगा सप्लाई का, यानी कि पूर्ति वक्र का ग्राफ हो गया। ये कौन सा वक्र, पूर्ति वक्र। अब इसके बारे में क्वेश्चन याद रखना है कि पूर्ति वक्र प्यारे बच्चों कैसा होता है। पूर्ति वक्र हमारा बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं ऊपर की तरफ, है ना, बाएं से दाएं ऊपर की तरफ होता है ना, बाएं से दाएं ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। दूसरा, पूर्ति वक्र का ढाल कैसा होता है प्यारे बच्चों, तो पूर्ति वक्र क्योंकि ऊपर जा रहा है, जो भी ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है वो हमेशा धनात्मक होता है। कैसा होता है, पूर्ति वक्र हमेशा ये हमारा धनात्मक होता है। पूर्ति वक्र क्या दिखाता है प्यारे बच्चों, वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत एवं वस्तु की पूर्ति यानी कि सप्लाई के बीच, पूर्ति यानी सप्लाई पूर्ति के बीच कैसा संबंध दिखाता है प्यारे बच्चों, सीधा संबंध दिखाता है। कैसा संबंध, सीधा संबंध, यानी डायरेक्टली संबंध दिखाता है कि भाई पूर्ति कीमत ज्यादा तो पूर्ति ज्यादा, कीमत कम तो पूर्ति कम। तो ये कैसा होता है, मूल बिंदु इधर से निकल करके बाएं से दाएं ऊपर की तरफ जाता है, और ये ढाल इसका धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है, और ये वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति के बीच सीधा संबंध यानी कि डायरेक्ट संबंध, धनात्मक संबंध को दर्शाता है। समझ में आई बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। यही है आपका पूर्ति वक्र का ग्राफ, ठीक है। यस सर जी। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों यहां पर पूर्ति वक्र के बारे में कि पूर्ति वक्र क्या है। तो पूर्ति वक्र वस्तु की अलग अलग कीमत और उस वस्तु की बेची जाने वाली अलग अलग मात्रा के बीच क्या दर्शाता है, ग्राफ को दिखाता है कि ये हो गया अलग अलग कीमत, यहाँ पर कीमत, यहाँ पर, और अलग अलग मात्रा, ये हो गया सप्लाई, है ना। तो ये दिखा रहा है आपका कि इतना कीमत होगा तो सप्लाई इतना, कीमत ज्यादा हुआ तो सप्लाई और ज्यादा, कीमत और ज्यादा बढ़ गया तो सप्लाई और ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे जो ग्राफ निकल रहा है यही ग्राफ आपका है सप्लाई का ग्राफ, है ना, पूर्ति वक्र का ग्राफ। पूर्ति वक्र कैसा होता है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है, जो कि कीमत और पूर्ति के बीच कैसा संबंध को दिखाता है, धनात्मक संबंध को दिखाता है। तो याद रखिएगा पूर्ति और कीमत के बीच कैसा संबंध होता है, धनात्मक होता है। पूर्ति वक्र का ग्राफ कैसा होता है, धनात्मक ढाल का होता है। मांग वक्र का ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों पूर्ति वक्र के प्रकार। किसके प्रकार, पूर्ति वक्र के प्रकार के बारे में हम लोग जानते हैं कि पूर्ति वक्र के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा पूर्ति वक्र प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पूर्ति वक्र आपका, दो प्रकार का। एक होता है व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और दूसरा होता है बाजार पूर्ति वक्र। एक क्या होता है आपका व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और एक होता है आपका बाजार पूर्ति वक्र। अब ध्यान देना प्यारे बच्चों, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र किसको बोलते हैं ना, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र किसको बोलते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये बाजार है यानी कि मार्केट है, इस मार्केट में ये व्यक्ति है ना, और इस व्यक्ति ने मान लीजिए कलम लाया मार्केट में बेचने के लिए, और ये कलम अकेला बेचने आया है। तो केवल इसके द्वारा जितना कलम का सप्लाई किया गया है मार्केट में, है ना, केवल एक फर्म के द्वारा,
है ना, केवल एक फर्म के द्वारा किसी वस्तु की जितनी सप्लाई की जाती है उसको ग्राफ के माध्यम से दिखाते हैं तो वो कहलाता है व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। क्या कहलाता है? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, यानी कि व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। यानी व्यक्तिगत पूर्ति वक्र प्यारे बच्चों अलग अलग कीमतों पर फर्म द्वारा की गई पूर्ति को दिखाता है, केवल और केवल एक फर्म, क्योंकि व्यक्तिगत है ना, इंडिविजुअल। व्यक्तिगत का मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि एक फर्म के द्वारा, किसके द्वारा? एक फर्म के द्वारा जितना सप्लाई किया गया है, तो केवल एक फर्म, मान लीजिए उस फर्म का नाम है ना, व्यापारी का नाम है ए, और ए के द्वारा किया गया सप्लाई एस, ए है ना, ये सप्लाई हो गया एस, और व्यक्ति का फर्म का नाम है ए। तो ए फर्म के द्वारा जितना सप्लाई किया गया उसको दिखाने वाला कर्व, यही आपका ग्राफ हो गया, यही दिखा रहा है जितना मात्रा में सप्लाई किया है, तो यही कहलाएगा आपका व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। अब बाजार पूर्ति वक्र किसको बोलेंगे प्यारे बच्चों? बाजार पूर्ति वक्र किसको बोलेंगे? बाजार पूर्ति वक्र का मतलब प्यारे बच्चों, ये जो बाजार है ना, इस बाजार में मान लीजिए प्यारे बच्चों एक ए नाम का भी व्यापारी आया है सामान कलम बेचने के लिए, मान लीजिए एक बी नाम का भी व्यक्ति आया है कलम बेचने के लिए, और एक सी नाम का भी व्यक्ति आया है कलम बेचने के लिए। मान लीजिए प्यारे बच्चों इसने कितना कलम लाया है मार्केट में बेचने के लिए? 10 कलम। इसने कितना लाया है? 20 कलम। मान लीजिए इसने कितना लाया? 50 कलम। तो टोटल कितना सप्लाई हो गया? 10 और 20, 30 और 50, 80। टोटल मार्केट में कितना कलम आया है बिकने के लिए? 80। यानी मार्केट का टोटल सप्लाई कितना हो गया? 80 हो गया। तो कैसे निकाला हमने कि सप्लाई ए व्यक्ति के द्वारा कितना सप्लाई किया गया, बी व्यक्ति के द्वारा कितना सप्लाई किया गया, और सी व्यक्ति के द्वारा कितना सप्लाई किया गया, इन तीनों को आपने जोड़ दिया और इससे जो निकला सप्लाई, यही कहलाता है आपका प्यारे बच्चों बाजार पूर्ति वक्र। बाजार पूर्ति वक्र का मतलब कि बाजार पूर्ति वक्र यानी कि बाजार में सभी फर्मों के द्वारा, सभी व्यापारियों के द्वारा जितनी मात्रा में पूर्ति की जाती है किसी वस्तु की, वही कहलाता है बाजार पूर्ति वक्र। तो बाजार पूर्ति वक्र अलग अलग कीमतों पर बाजार के सभी फर्म, एक फर्म नहीं बल्कि सभी फर्मों के द्वारा, सभी व्यापारियों के द्वारा की गई कुल पूर्ति कि कितना उसने टोटल सप्लाई किया है वस्तु का, है ना। तो ये आपका सप्लाई का कर्व हो जाएगा। इसमें आपका सप्लाई ए के द्वारा, सप्लाई बी के द्वारा और सप्लाई सी के द्वारा, तीनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो पहला वाला कितना सप्लाई किया था? 10। दूसरा वाला कितना किया था? 20। और तीसरा वाला कितना किया था? 50। जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 80। तो टोटल सप्लाई कितना हो गया? 80 सप्लाई किया गया। ठीक, समझ में आ रही बात? यस सर जी। आगे बात करते हैं पूर्ति वक्र का विस्तार, है ना। एक होता है पूर्ति वक्र का विस्तार और एक होता है पूर्ति वक्र का संकुचन। पूर्ति वक्र का विस्तार और पूर्ति वक्र का संकुचन। अब इन दोनों को चीजों को समझना पड़ेगा से प्यारे बच्चों, फिर मजा आएगा, समझ लीजिएगा तो ठीक है। पूर्ति वक्र का संकुचन और पूर्ति वक्र का विस्तार क्या होता है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले जानते हैं हम लोग पूर्ति वक्र का, है ना, पूर्ति का विस्तार, है ना, पूर्ति वक्र का विस्तार समझना प्यारे बच्चों, है ना। विस्तार, विस्तार का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? विस्तार का मतलब वृद्धि। मान लीजिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए प्यारे बच्चों, वस्तु की जो कीमत है ना, वस्तु की कीमत है, वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होती है, वस्तु की कीमत में अगर क्या होती है प्यारे बच्चों? वृद्धि होती है, तो सप्लाई क्या होगा? जो पूर्ति है, जो पूर्ति है यानी सप्लाई है, पूर्ति, ये बढ़ेगा या घटेगा? तो पूर्ति में वृद्धि होगा, है कि नहीं? वृद्धि होगा कि नहीं होगा? यस सर जी। यानी प्यारे बच्चों मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये हमारा है वस्तु की कीमत, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है मूल बिंदु, ये है सप्लाई की मात्रा, और ये है आपका सप्लाई का वक्र, है ना, एस। अब ध्यान दीजिए, वस्तु की कीमत क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो जब वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी प्यारे बच्चों, तो सप्लाई ज्यादा होगा या कम होगा? तो सप्लाई हमारा ज्यादा हो जाएगा, तो सप्लाई हमारा ज्यादा हो जाएगा। पहले सप्लाई कितना था? मैक्सिमम यहां तक था। अब सप्लाई क्या हो गया? अब सप्लाई और आगे बढ़ गया, है ना, सप्लाई और ज्यादा हो गया, यहां तक आ गया आपका। समझ में आ रही बात? सप्लाई क्या हो गया? बढ़ गया। तो सप्लाई का जो ग्राफ है ये आपका इधर चला गया। तो जब आपका ये कहां चला गया? ये पहले बाएं में था, बाएं में था, बाएं से चला गया दाएं, है ना, बाएं से दाएं, यानी कि इसी को बोलते हैं पूर्ति वक्र का विस्तार। क्या बोलते हैं? पूर्ति वक्र का विस्तार। यानी प्यारे बच्चों, जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो इसके कारण वस्तु का सप्लाई बढ़ जाता है, और जो सप्लाई का ग्राफ होता है, पूर्ति वक्र का ग्राफ होता है, वो बाएं तरफ से दाएं तरफ खिसक जाता है। किधर चला गया? बाएं से दाएं तरफ खिसक गया। इसी को बोलते हैं पूर्ति का विस्तार। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, यानी पूर्ति वक्र का विस्तार। ठीक। अब दूसरा है आपका प्यारे बच्चों पूर्ति का संकुचन, है ना, पूर्ति वक्र का, पूर्ति वक्र का संकुचन, है ना, पूर्ति का संकुचन। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये संकुचन किसको बोलेंगे? संकुचन का मतलब होता है कम होना, घट जाना। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अगर वस्तु की कीमत,
अगर वस्तु की कीमत कम हो जाती है, प्यारे बच्चों वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो वस्तु का सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा, बताइए तो एक बार जल्दी से। तो भाई वस्तु अगर सस्ता हो जाएगा तो कोई मार्केट में वस्तु बेचेगा जल्दी, नहीं बेचेगा, सस्ता हो जाने से हानि होगा, है ना। कम कीमत पर काहे बेचेगा कोई व्यक्ति, तो कम कीमत पर अगर बिक रहा है तो सप्लाई हमारा कम हो जाएगा। क्यों प्यारे बच्चों, कोई भी व्यक्ति हानि में अपना सामान नहीं बेचेगा। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा ग्राफ होता है प्यारे बच्चों, जो हमारा सप्लाई का यानी पूर्ति वक्र का जो हमारा ग्राफ होता है प्यारे बच्चों, ये पहले आपका सप्लाई था, अब ये क्या हो जाएगा, सप्लाई घट जाएगा। पहले सप्लाई कितना था, इतना था, अब क्या हो जाएगा, सप्लाई घट के इतना हो गया, अब ये सप्लाई इधर हो गया। यानी कि प्यारे बच्चों ध्यान रखेगा, सप्लाई हमारा किधर चल जाएगा, बाएं से, है ना, दाएं से, यानी कि बाएं से ये वाला हो गया दायां वाला, है ना, नीचे हो गया तो दाएं से ये हो गया बायां, तो दाएं से बाएं चल जाएगा। समझ में आई बात, किधर चल जाएगा, दाएं से बाएं। अब ध्यान देना यहाँ पर प्यारे बच्चों, यही चीज हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि पूर्ति वक्र का, पूर्ति का विस्तार, कि अन्य बातें अगर हमारा, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो इसके फलस्वरूप उसकी पूर्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इस बढ़ती हुई पूर्ति को ही पूर्ति का विस्तार कहते हैं। कि भाई क्या आया प्यारे बच्चों, कि वस्तु की कीमत हमारा बढ़ गया, और वस्तु की कीमत के कारण, बढ़ने के कारण, पहले सप्लाई इतना था तो अब सप्लाई कितना हो गया, इतना आ गया, सप्लाई हमारा बढ़ गया। ये क्या है, सप्लाई को दिखा रहा है ना, क्यू, तो ये सप्लाई हमारा क्या हो गया, बढ़ गया, पहले 10 था तो 10 से यहाँ पर 15 हो गया, है ना, तो सप्लाई का बढ़ जाना, यही कहलाता है पूर्ति वक्र का विस्तार। क्या कहलाता है, पूर्ति वक्र का विस्तार। दूसरा हमारा है पूर्ति का संकुचन। पूर्ति का संकुचन का मतलब क्या हुआ, कि भाई जब हमारा वस्तु की कीमत घट जाती है तो सप्लाई भी घट जाती है। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में कमी आ जाती है तो इसके कारण सप्लाई यानी पूर्ति भी कम हो जाती है। इसे पूर्ति का संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ति का संकुचन कहते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों जो सप्लाई का ग्राफ है, ये पहले कितना सप्लाई था, इतना था, है ना, सप्लाई कितना था, पहले इतना था, अब सप्लाई घट गया, क्या हो गया, सप्लाई का ग्राफ इधर चला गया, तो ये दाएं से बाएं तरफ खिसक जाता है, किधर चल जाता है, दाएं से बाएं। अब यहां पर याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कि अगर आपको पूछे कि पूर्ति का विस्तार का मतलब क्या हुआ, तो पूर्ति का विस्तार, पूर्ति विस्तार का मतलब हुआ कि जो सप्लाई का ग्राफ है, सप्लाई का जो वक्र होता है, ये किधर चल जाएगा, विस्तार के समय, जब विस्तार होगा तो बाएं से दाएं चल जाएगा, ग्राफ बाएं से दाएं चला जाएगा। और पूर्ति वक्र का संकुचन जब होगा प्यारे बच्चों, जब हमारा संकुचन होगा तो हमारा जो ग्राफ है ये दाएं से बाएं किधर जाएगा, दाएं से बाएं चला जाएगा पूर्ति के संकुचन के समय। समझ में आई बात, ये सारा पॉइंट अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक। आगे बात करते हैं। अब हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों पूर्ति की कीमत लोच क्या होता है। पूर्ति की कीमत लोच, लोच का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। पूर्ति की कीमत लोच, इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, पूर्ति की कीमत लोच, है ना, पूर्ति की कीमत लोच। सबसे पहले एक एक करके ध्यान देना। लोच का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, लोच का मतलब होता है परिवर्तन। कीमत का मतलब क्या हुआ, कीमत मतलब उस वस्तु का कीमत यानी मूल्य यानी कि प्राइस। और पूर्ति का मतलब क्या हुआ, सप्लाई, सप्लाई मतलब क्यू यानी कि क्वांटिटी। यानी प्यारे बच्चों किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की सप्लाई में यानी पूर्ति में कितना परिवर्तन हुआ। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये कलम का कीमत 5 रुपया है, तो मार्केट में कितना सप्लाई है उसका, 10 कलम बिकने के लिए आया है, मान लीजिए 10 कलम सप्लाई है। अब इस कलम का कीमत 5 रुपया से बढ़कर के 10 रुपया हो गया, तो सप्लाई बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए सप्लाई हमारा 20 हो गया, तो ये जो सप्लाई 20 हुआ प्यारे बच्चों, यही कहलाएगा पूर्ति की कीमत लोच। कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की सप्लाई में जो परिवर्तन होता है इसे कहते हैं पूर्ति की कीमत लोच। समझ में आ रही बात। अब ध्यान देना, मान लीजिए हम एग्जांपल के थ्रू से समझाते हैं, क्वेश्चन के थ्रू से हम समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए प्यारे बच्चों एक कलम की कीमत है शुरू में 5 रुपया, तो उस टाइम उसका सप्लाई कितना है, मान लीजिए 100 गो सप्लाई है, कितना है पूर्ति 100, यानी कि ये होगी आपका वस्तु की कीमत और ये होगी आपका वस्तु की सप्लाई। अब 5 रुपया से बढ़ करके इस वस्तु की कीमत हो गया 10 रुपया, तो सप्लाई कितना बढ़ गया, क्वांटिटी क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि प्यारे बच्चों कीमत बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाता है। तो मान लीजिए हो गया आपका सप्लाई 300 हो गया। तो कह रहा है कि पूर्ति की कीमत लोच का मान, इसको बोलते हैं ईएस। ईएस मतलब इलास्टिसिटी इन सप्लाई,
इलेक्ट्रिसिटी इन सप्लाई यानी कि पूर्ति की कीमत लोच। ईएस का वैल्यू कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू गुना पी बटे डेल्टा पी गुना क्यू, यानी कि वस्तु की सप्लाई में परिवर्तन, वस्तु की कीमत में परिवर्तन, वस्तु का शुरुआत में कितना कीमत था, वस्तु का शुरू में कितना सप्लाई था। ठीक, तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, फॉर्मूला लगाइए। तो सबसे पहले डेल्टा क्यू का मान कितना होगा? तो डेल्टा क्यू मतलब कि परिवर्तन कितना हुआ, तो 100 से 300 हो गया, तो डेल्टा क्यू निकाल दीजिए। डेल्टा क्यू का मतलब होता है कि अंतिम परिवर्तन, अंतिम कितना है 300 और शुरू में कितना था 100, तो कितना निकला 200 निकला है ना। ये हो गया परिवर्तन, सप्लाई में कितना परिवर्तन हुआ है 200 का। कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, तो कीमत को परिवर्तन निकालिएगा। डेल्टा पी बराबर बाद में कितना है 10 रुपया, शुरू में कितना है 5 रुपया, तो 10 से 5 चला गया 5, ये 5 हो गया प्यारे बच्चों आपका कीमत में परिवर्तन। शुरू में कितना है कीमत, पी बराबर 505 और शुरू में कितना सप्लाई है 100। अब सबको वैल्यू रख दीजिए। डेल्टा क्यू का मान कितना आया है 200 आया है। उसके बाद पी का मान, पी मतलब शुरुआत में कीमत कितना था 5 रुपया, तो 5 हो गया। नीचे में डालिए डेल्टा पी, डेल्टा पी का वैल्यू कितना आया 5 रुपया। उसके बाद क्यू का मान कितना है, तो क्यू स्टार्टिंग में कितना था 100, तो ये हो गया 100 है ना। 0000 कैंसिल, 5 एकम 5 और 1 गुना 2 बराबर 2, ये हो गया आपका 2 इसका कीमत लोच। ये क्या हो गया, पूर्ति की कीमत लोच। बन गया, समझ में आई बात अच्छी तरह से? यस सर जी, समझ में आ गया। फॉर्मूला के थ्रू से इस तरह से आप लोग वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आपको हम एक SW भी देंगे अभी। चले, तो पूर्ति की कीमत लोच का मतलब क्या है कि किसी वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की सप्लाई यानी कि पूर्ति में कितना परिवर्तन होता है, यानी कि किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से उस वस्तु की पूर्ति में कितना परिवर्तन होता है, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, इसे कहते हैं पूर्ति की कीमत लोच। पूर्ति की कीमत लोच फॉर्मूला अगर इसका देखें तो ये होता है आपका डेल्टा क्यू गुना पी बटे डेल्टा पी गुना क्यू, यानी कि पूर्ति मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे प्रतिशत मात्रा में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यानी प्यारे बच्चों, मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत में 5% परिवर्तन होता है, उस कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप 10% परिवर्तन हो जाता है सप्लाई में, तो 10/5 यही आपका कहलाएगा एक तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला प्रतिशत के रूप में इसका पूर्ति की कीमत लोच का। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये फॉर्मूला आपको, डेल्टा क्यू गुना पी बटे डेल्टा पी गुना क्यू, ये होता है सप्लाई का फॉर्मूला, ठीक, कीमत लोच का। अब ये क्वेश्चन आपको बना करके लाना है, बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक। मैं समझा देता हूं। माना कि क्रिकेट गेंद की कीमत कितना रुपया है 5 रुपया, क्रिकेट गेंद की कीमत है 5 रुपया, ठीक। फिर कह रहा है कि कुल 100 गेंद का उत्पादन किया जाता है, सप्लाई कितना हो गया 100, ठीक। फिर कह रहा है जब गेंद की कीमत बढ़ करके 10 रुपया हो जाता है, तो कीमत 5 रुपया से बढ़ के 10 रुपया हो गया, तो कह रहा है कि गेंद का उत्पादन बढ़ करके सप्लाई बढ़ करके 200 हो गया, 200 हो गया। तो कह रहा है पूर्ति की कीमत लोच का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ES इलेक्ट्रिसिटी इन सप्लाई का मान क्या होगा, तो डेल्टा Q गुना P बटे डेल्टा P गुना Q, यही ना है प्यारे बच्चों फॉर्मूला। निकाल लीजिएगा आप लोग, यहां से निकाल लीजिएगा डेल्टा P और यहां से निकाल लीजिएगा डेल्टा Q, निकल जाएगा ना दोनों से, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू बराबर कितना होगा 200 माइनस 100, डेल्टा पी का मान कितना होगा 10 माइनस 5, और जो भी निकलेगा फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि कितना आपका वैल्यू आ रहा है, ठीक। बात करते हैं पूर्ति लोच क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि वस्तु की कीमत और पूर्ति मात्रा में सीधा संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, हमने आपको पढ़ाया था मांग की लोच, मांग की जो कीमत लोच होती है वो ऋणात्मक होती है, क्योंकि मांग के नियम में मांग और वस्तु की मात्रा के बीच, वस्तु की कीमत के बीच उल्टा संबंध होता है। यहां पर क्योंकि प्यारे बच्चों वस्तु की कीमत और वस्तु की सप्लाई के बीच सीधा संबंध होता है, डायरेक्ट संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है, इसलिए जो ES होता है यह हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि यह हमेशा सकारात्मक यानी धनात्मक होता है, ठीक। एक बात और याद रखिएगा कि पूर्ति की जो कीमत लोच होता है ES, यानी कि पूर्ति की जो कीमत लोच होता है, यह कैसा कथन है प्यारे बच्चों, ये एक मात्रात्मक कथन है। कैसा कथन है, मात्रात्मक कथन है। क्यों, क्योंकि इससे हमें मात्रा का पता चलता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की सप्लाई में कितना परिवर्तन हुआ, तो एग्जैक्ट मात्रा का पता चलता है, इसलिए एक मात्रात्मक कथन है। लेकिन एग्जाम में और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि पूर्ति का नियम कैसा कथन है, पूर्ति का नियम,
तो पूर्ति का जो नियम है प्यारे बच्चों, ये एक गुणात्मक कथन है। ये कैसा कथन है? गुणात्मक कथन है। ठीक है, एग्जाम में याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो गुणात्मक कथन है। लेकिन पूर्ति का कीमत लोच ये एक मात्रात्मक कथन है। क्यों? इससे मात्रा का पता चलता है, इससे मात्रा का पता नहीं चलता है। ये पूर्ति का नियम केवल बताता है हमें कि कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ जाता है, कीमत घटने से पूर्ति घट जाता है, नहीं बताता है कि कितना बढ़ता है कितना घटता है। ठीक है, तो इसलिए ये गुणात्मक कथन है, ये मात्रात्मक कथन है। अब बात करते हैं पूर्ति लोच की अलग अलग श्रेणियां। पूर्ति लोच की टोटल 5 श्रेणी होती है। कितनी श्रेणी होती है प्यारे बच्चों? पूर्ति लोच की टोटल 5 श्रेणी होती है। पांचों श्रेणी को मैं एक बार अच्छा से आपको बता देता हूं। सबसे पहला प्यारे बच्चों, मान लीजिए प्यारे बच्चों, वस्तु की कीमत में मान लीजिए प्यारे बच्चों कोई परिवर्तन नहीं आया, जीरो परिवर्तन, और इसकी सप्लाई में 10% परिवर्तन आ गया। तो किसी भी संख्या को प्यारे बच्चों जीरो से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? जीरो यानी अपरिभाषित, इन्फिनाइट। तो जब आपका ES बराबर इन्फिनाइट हो जाए, अनंत हो जाए प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं पूर्णतया, क्या बोलते हैं इसको? पूर्णतया लोचदार। क्या बोलते हैं इसको? पूर्णतया लोचदार। जब वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो लेकिन फिर भी उसके मांग में, उसकी सप्लाई में परिवर्तन हो जाए। ठीक, पहला हो गया। दूसरा आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? आपका पहला श्रेणी हो गया आपका। दूसरा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? ये दूसरा आपका हो गया ES इक्वल टू, मान लीजिए प्यारे बच्चों वस्तु की कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ? 5% परिवर्तन। लेकिन वस्तु की सप्लाई में कितना परिवर्तन हो गया? 10%। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि ये हमारा 2 आ रहा है। 2 मतलब ES इज ग्रेटर देन 1, यानी ये 1 से ज्यादा है। जब 1 से ज्यादा आ जाए तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं लोचदार। क्या बोलते हैं इसको? लोचदार पूर्ति की कीमत लोच, लोचदार पूर्ति की कीमत लोच। ठीक, तीसरा आपका आता है प्यारे बच्चों कि मान लीजिए ES बराबर हमारा वस्तु की कीमत में मान लीजिए कितना परिवर्तन हुआ? 5% परिवर्तन हुआ, और सप्लाई में भी कितना प्रतिशत परिवर्तन हो गया? 5%। तो 5 एकम 5, यानी कि ES का मान 1 के बराबर आ जाए। तो जब हमारा ES का मान 1 के बराबर हो जाता है तो इसको बोलते हैं इकाई के बराबर मांग की पूर्ति की लोच। इकाई के बराबर पूर्ति की लोच, इकाई के बराबर पूर्ति की लोच। चौथा हमारा है प्यारे बच्चों, ES बराबर मान लीजिए वस्तु की कीमत में 10% परिवर्तन हुआ लेकिन वस्तु की सप्लाई में मात्र 5% परिवर्तन हुआ। तो ऊपर में कम, नीचे में ज्यादा। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 1/2। 1/2 1 से ज्यादा होता है कि कम होता है? 1 से कम होता है। तो जब हमारा पूर्ति की कीमत लोच का मान 1 से कम हो जाए तो इसे बोलते हैं बेलोचदार। क्या बोलते हैं इसको प्यारे बच्चों? बेलोचदार। याद रहेगा, बेलोचदार। उसके बाद अंतिम हमारा होता है 5वां नंबर का कि मान लीजिए प्यारे बच्चों कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 5% परिवर्तन होता है लेकिन सप्लाई में कोई परिवर्तन नहीं। तो 0 बटे कुछ भी करिएगा प्यारे बच्चों तो 0 का मान 0 ही रहेगा। ES बटे 0, ES बराबर 0। और ऐसा लोच को बोलते हैं पूर्णतया बेलोचदार। क्या बोलते हैं इसको? पूर्णतया बेलोचदार। याद रहेगा? यस सर जी, याद रहेगा, पूर्णतया बेलोचदार। तो ध्यान दीजिए कि एक तो होता है आपका पूर्णतया लोचदार, कब होगा ये? जब ES का मान इन्फिनाइट हो जाए, अनंत हो जाए। दूसरा प्यारे बच्चों होगा आपका लोचदार, है ना? लोचदार पूर्ति की कीमत लोच कब होगा? जब ES का मान 1 से ज्यादा हो जाए। क्या हो जाए? 1 से ज्यादा। पूर्ति की लोच जब 1 से ज्यादा हो जाए। तीसरा होता है इकाई के बराबर पूर्ति की लोच। ये कब होगा प्यारे बच्चों? जब हमारा क्या हो जाए? ES का मान 1 के बराबर हो जाए। चौथा होता है आपका बेलोचदार पूर्ति की कीमत लोच। ये कब होगा? जब हमारा ES का मान 1 से कम हो जाए। और पांचवा होता है प्यारे बच्चों पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति की लोच। ये कब होता है? जब हमारा पूर्ति की लोच का मान 0 के बराबर हो जाए। तो 5 आपको याद रखना है। कितना? 5 याद रहेगा आप सबको? यस सर जी। तो हमने क्या कहा? पहला आपका ES इज इक्वल टू इन्फिनाइट, ये हो जाएगा पूर्णतः लोचदार। ES इज ग्रेटर देन 1, ये हो जाएगा क्या? लोचदार, है ना? ये हो गया पूर्णतः लोचदार, ये हो गया लोचदार, या फिर इसको इकाई से अधिक लोचदार भी बोलते हैं। ES इज इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं इकाई के बराबर लोचदार। इसके बाद ES इज लेस देन 1, इसको बोलेंगे इकाई से कम लोचदार, या इसको बोलते हैं बेलोचदार। और 5वां नंबर होगा ES इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं पूर्णतया बेलोचदार, है ना? क्या हो जाएगा? पूर्णतया बेलोचदार। समझ में आई बात? यस सर जी, समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग पांचों को देख लेते हैं। पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया लोचदार मतलब जब हमारा कीमत में कोई परिवर्तन ना आए, है ना? जब हमारा कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, है ना? कीमत में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है फिर भी हमारा पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि कीमत में 0% परिवर्तन और पूर्ति में 5%, 10%, 20% परिवर्तन। तो कोई भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो हमारा इन्फिनाइट निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा पूर्णतः लोचदार हो जाएगा।
दूसरा हमारा इकाई से अधिक लोचदार। इकाई से अधिक लोचदार का मतलब कि हमारा कीमत में परिवर्तन कम हो रहा है लेकिन पूर्ति में परिवर्तन ज्यादा हो रहा है। कीमत में परिवर्तन कम, पूर्ति में परिवर्तन ज्यादा, ऐसी स्थिति में इसको भाग देंगे तो हमेशा एक से ज्यादा निकलेगा। तो हमेशा एक से ज्यादा निकलेगा तो इसी को बोलते हैं क्या, लोचदार या इकाई से अधिक लोचदार। तो जब किसी वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से ज्यादा हो जाए। ठीक। अगला है इकाई के बराबर लोचदार। इकाई के बराबर लोचदार का मतलब जब कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है सप्लाई में भी उतना ही प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, तो दोनों बराबर हो गया है ना, कट जाएगा तो एक आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जब किसी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होता है जितना कि उस अनुपात में उसकी कीमत में हो रहा है। तो कीमत में 5%, पूर्ति में भी 5%, कीमत में 10%, पूर्ति में भी 10%, कटेगा तो कट करके 1 आएगा। इसी को बोलते हैं इकाई के बराबर लोचदार। आगे है आपका इकाई से कम लोचदार। इकाई से कम लोचदार का मतलब क्या हुआ कि भाई हमारा पूर्ति कीमत में परिवर्तन ज्यादा आ रहा है और पूर्ति में परिवर्तन कम आ रहा है। तो ऊपर हो गया छोटा, नीचे हो गया बड़ा, और छोटी संख्या बड़ी संख्या से किसी छोटी संख्या को भाग देंगे तो हमेशा ये लेस देन 1 आएगा। क्या आएगा? हमेशा लेस देन 1 आएगा। वैल्यू क्या होगा? लेस देन 1। ठीक है। तो जब किसी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से क्या हो जाए? कम हो जाए। ठीक। और अंतिम है आपका पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः बेलोचदार का मतलब क्या हुआ कि जब हमारा प्यारे बच्चों कीमत में परिवर्तन तो होता है 5%, 10%, कुछ भी, लेकिन हमारा पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, जीरो। तो जीरो बटे कुछ भी करिए जीरो हो जाएगा। तो जब हमारा ईएस का वैल्यू जीरो हो जाए तो इसको बोलते हैं पूर्णतः बेलोचदार। इसका ग्राफ कैसा होता है? इस तरह का होता है। तो 2 ग्राफ आपको पूछा जाएगा। कितना ग्राफ? 2। एक तो पूछा जाएगा प्यारे बच्चों पूर्णतः लोचदार का ग्राफ कैसा होता है। तो पूर्णतः लोचदार का ग्राफ होता है आपका इस तरह का। ये हो गया आपका पूर्णतः लोचदार का ग्राफ, है ना, पूर्णतः लोचदार। ठीक। उसके बाद दूसरा आपका पूर्णतः बेलोचदार का ग्राफ कैसा होता है? पूर्णतः बेलोचदार, ये होता है पूर्णतः बेलोचदार। ठीक है। तो ये हो गया पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः बेलोचदार का ग्राफ कैसा है? ध्यान दीजिए इसको, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार। ये जो पूर्णतः लोचदार है प्यारे बच्चों, इसका ग्राफ कैसा है? एक्स अक्ष के समानांतर, एक्स अक्ष के समानांतर। ठीक। इसका ग्राफ कैसा है? वाई अक्ष के समानांतर। ये है आपका पूर्णतः बेलोचदार। इसका ग्राफ कैसा है? वाई अक्ष के समानांतर। ठीक है। समझ में आ रही बात? यस सर जी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? कोई समस्या नहीं? चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर नंबर 3 हम लोगों का हो जाता है फिनिश। आई होप ये सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, आप सबका एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ चुका है, तो आप लोगों की तैयारी के लिए हम लोग क्रैश कोर्स में क्लासेस शुरू कर चुके हैं। जो बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में क्लास शुरू नहीं किए हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हम करा रहे हैं वहाँ पर। आप सबसे हमने वादा किया है कि भाई आपको इकोनॉमिक्स में 10 ऑब्जेक्टिव का क्लास कराएंगे और 7 आपका सब्जेक्टिव का क्लास कराएंगे। 10 से 17 क्लास। 17 क्लास में प्यारे बच्चों आपकी तैयारी एकदम ऐसा हो जाएगा ना, एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन। ठीक है। तो आप लोग इसके लिए क्या कीजिएगा, प्ले स्टोर से आप लोग उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके वहां पर मात्र 349 रुपया में आपको बैच मिल रहा है। ज्वाइन कर लीजिएगा सारे के सारे बच्चे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत आए आपको 7543 044 368 इस नंबर पर आप लोग कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। ये क्लास आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा दिल वाला कमेंट कर दीजिएगा। करते हैं सेशन को समाप्त। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।